नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खवाल दास एनर्जी अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने अकेडमी की तरफ से आपके लिए एक मुहिम जारी की थी कि जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के प्रीवियस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को हम डिटेल एक्सप्लेन में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों उसी के अंदर हम ये तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं और जो तीसरी वीडियो है इसके अंदर हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकेडमी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको कोचिंग दी जाती है वो यूपीएससी फाउंडेशन बैच है हमारे पास, जो रहेगा आपका विद +1, विद +2, विद ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन। तो हमारे पास सारे के सारे बैचेज है वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा एचसीएस के बैच है अपने पास, सीडीएस के हैं, इसके अलावा नेट और जेआरएफ के लिए है। दोस्तों जो हमारा एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ आपको साफ साफ नजर आएगा। एचयू 4 नंबर गेट के सामने, जवाहर नगर गली नंबर 12 और प्लॉट नंबर 806। तो दोस्तों हमारी एकेडमी जो है 2015 से इस फील्ड में काम कर रही है नेट के में। और दोस्तों ये आपके सामने सारे के सारे रिजल्ट आपको नजर आएंगे। जो हमारे यहाँ से जिन बच्चों ने कोचिंग ली है और जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं या फिर पीजीटी लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और बाकी ये सारे के सारे जो रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं ये यहाँ से नेट और जेआरएफ किए हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारा रिजल्ट है और आज हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, रिसर्च को पढ़ेंगे। और दोस्तों बड़े ध्यान से चीजों को समझना, क्योंकि चीजें हैं वो एक दूसरे से लिंक होंगी और एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएगा, क्योंकि हम चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। डेफिनेटली आप सही कर पाओगे यदि आपने वीडियो कंप्लीट देखी है और अच्छे से आपको ये चीज समझ में आई है। और दोस्तों लास्ट तक देखिएगा जरूर। यदि मजा आए और लगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, करते हैं हम बेहतरीन शुरुआत आज। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यही है कि जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं, सारे के सारे नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी पढ़ना है, कोशिश करनी है पॉज करके वीडियो को करने की और देखना है लास्ट तक कि हमारे क्वेश्चन इसमें ठीक कितने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, which aspects of the researcher may cause psychological effect in the participant of a study। अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक, कैसा, मनोसामाजिक, ये बात आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल, साइको सोशल इफेक्ट, साइको सोशल है, सॉरी गलती से बोल दिया गया हो। अब देखिए दोस्तों जो मनोविक सामाजिक है वो आपका जो डालता है फर्क, वो डालता है क्या, एटीट्यूड, जो इसकी अभिवृद्धि है। एज, रेस, सेक्स, इनमें से कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करती, जो सबसे ज्यादा करती है वो क्या करता है, एटीट्यूड। तो दोस्तों जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा एटीट्यूड। दोस्तों देखिए, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, जिनमें एक्सप्लेनेशन होगी वो हम डिटेल सोल्व करेंगे। देखिए जैसे अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पी वैल्यू हमेशा एग्जाम में पूछता है आपसे। ठीक है, देखिएगा, अ रिसर्चर obtain the following p values for sample correlation coefficients of different samples, which of these can be considered significant at 1% level of significance। एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शियों के प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों के लिए निम्नलिखित p का मान प्राप्त करता है और निम्नलिखित में से किसे 1% सार्थक स्तर पर सार्थक माना जा सकता है। किस किस को आप मान सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप सार्थक मान सकते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.004 और 0.001। तो ए और डी दोस्तों आपका आंसर रहेगा। अब ऐसा क्या होता है पी वैल्यू के अंदर, क्या पी वैल्यू होती है, किस चीज का हम यूज करते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा सुनिएगा आप ध्यान से। जो हम बात करें पी वैल्यूज की, तो पी वैल्यू क्या होती है दोस्तों। पी वैल्यू जब हम क्या करते हैं, जब रिसर्च कर रहे हो आप, हाइपोथेसिस बना रहे हो और जो नल हाइपोथेसिस है उसको चेक करते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गलत होने के चांस होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी वैल्यू। तो दो तरीके की पॉसिबिलिटी वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वो क्या रहेगी, विच इज लेस देन, यदि वो लेस देन है 5% से तो दोस्तों वो होगी करेक्ट। ठीक है, और यदि वो 5% से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, फेल। बात यही है, आपने जब नल हाइपोथेसिस बनाते हो दोस्तों, तो नल हाइपोथेसिस के अंदर एक तो हम रिजेक्ट करते हैं, है ना। रिजेक्ट क्या होता है, जब हम करते हैं कोई भी
हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस पे लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है गलती होने के चांस होते हैं। तो किसी कितनी परसेंट गलतियाँ हो सकती है और कितनी नहीं, तो उसके बारे में है सारी की सारी बात। तो बस ये ध्यान रखना है पी की वैल्यू कहाँ तक वैलिड है, यहाँ तक। और एक चीज और ध्यान रखनी है, पी वैल्यू की जो रेंज है दोस्तों, पी वैल्यू की जो रेंज लिख देता हूं मैं, जो इसकी रेंज है दोस्तों, वो रेंज है 0 से लेके 1% तक। यदि हम देखें इस तरीके से तो ये लिखी जाएगी, यदि 0.05 से कम है तो इसका मतलब वो क्या है, आपकी करेक्ट है, और उससे ज्यादा है तो वो क्या है, गलत है, आपकी फेल है फिर वो। ठीक है, क्योंकि आपने एरर बहुत ज्यादा की है, इसलिए जो आपने नल हाइपोथेसिस पे काम किया वो आपका गलत है। बस ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो बस मैक्सिमम कितने परसेंट हो सकती है, 1%, और स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से। बस यही बात है सारी की सारी। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा दोस्तों अब एक बार, कहाँ से कहाँ हो सकती है, देखिएगा 0.00, एक मिनट, 0.001 टू 0.005, लेकिन ये कहाँ तक होती है दोस्तों, देखिए 0.001 भी है, 0.004 है, लेकिन इससे नीचे है, सिर्फ दो ही वैल्यू है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इन दो वैल्यूज को काउंट किया है। तो उम्मीद करता हूँ पॉसिबिलिटी वैल्यू आपको समझ आई होगी। दो तरीके की होती है, एक तो 5% से कम, एक 5% से ज्यादा। 5% से कम है इसका मतलब वो आपकी करेक्ट है, और यदि 5% से ज्यादा तो आपकी इनकोरेक्ट है। ठीक है, और उसके अंदर हम काउंट करेंगे इन दोनों को। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। अब दोस्तों ये भी आपका मेजरमेंट स्केल से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आपका हर बार बनता है। देखिए है क्या, स्टेटमेंट फर्स्ट आपके कहती है इन अ रेशो स्केल 0 पॉइंट इज आर्बिट्रेरी, अनुपात मापनी में शून्य बिंदु यथेच्छ होता है। तो मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिएगा कि जीरो आर्बिट्रेरी जो होती है वो होती है आपकी इंटरवल के अंदर, और जो आर्बिट्रेरी नहीं होती वो किसके अंदर नहीं होती, रेशो के अंदर। तो इसने उल्टी बात दे रखी है, तो इसलिए आपका ये जो है ये क्या है, गलत। दूसरा देखते हैं, द नॉमिनल स्केल ऑलवेज ऑर्डरिंग रैंक ऑफ डाटा। तो बिल्कुल नहीं, जो नॉमिनल स्केल होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता है, इसलिए आप रैंक वगैरह इसके अंदर नहीं करते। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों के दोनों ही गलत है, तो इसलिए आपका आंसर बनना चाहिए ये वाला। देखिएगा दोस्तों, आंसर आपका बिल्कुल राइट है। देखिए अब जब मैं बात करूं इसके लेवल की, तो क्या है, 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा। किसी भी डाटा को मेजर करते हो तो उसके 4 लेवल है वो आपको नजर आते हैं। पहला तो होता है क्वालिटेटिव, और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटेटिव। इसमें यदि देखूं तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, यदि हम क्वालिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के आपको जो जो डाटा मेजर करने के जो स्केल है वो नजर आएंगे आपको। पहला आएगा नॉमिनल और दूसरा आएगा ऑर्डिनल। अब इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, नॉमिनल के अंदर आप चीजों को बांट सकते हो, कैसे, सिर्फ आप यहाँ कैटेगरी बना सकते हो, मेल या फीमेल। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब क्या है कि उसको हम ऑर्डर में भी लगा देंगे, ऑर्डर प्लस मेल और फीमेल, ये दोनों चीज इसके अंदर काउंट होगी। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों की दोनों किसके अंदर यूज होती है, क्वालिटेटिव, मतलब जहां पे डाटा है जो आपका न्यूमेरिकल ना हो के क्या है, अदर फॉर्म में। जब डाटा आपका न्यूमेरिकल है तो देखो तीसरे नंबर पे, देखो ये अरेंज भी ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इंटरवल में हम क्या करते हैं, तो इंटरवल में हम इंटरवल बनाते हैं, कैसे, 0 से 10, 10 से 15, इस तरीके से 15 to 20, इस तरीके से रहेगा सारा का सारा। अब यहाँ पे आपने इंटरवल बनाए, इंटरवल आपके सेम बनेंगे, 20 बना दो, ये 20 से 30 बना दो, मतलब सेम इंटरवल रहेगा। तो यहाँ पे हम इंटरवल बना देते हैं, लेकिन जीरो यहाँ पे क्या रहती है दोस्तों, आर्बिट्रेरी, मतलब जीरो का यहाँ पे कोई यूज नहीं कर सकते आप। या फिर ये कहो, यहाँ पे जो इंटरवल है इसका यूज नहीं कर सकते हम, बस दिख रहा है कि हमने कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी के बाद हमने रेशो में लिख दिया है, रेशो के बाद हमने उनकी क्या बना दी है, इंटरवल। तो दोस्तों इंटरवल की बात करो तो आप ध्यान रखना इंटरवल में क्या क्या चीज आप लिखोगे यहाँ। तो आप कहोगे तीन चीज हमें यहाँ नजर आएगी, पहला तो आएगा जो मेल फीमेल की आपने कैटेगरी बनाई है, दूसरा यहाँ पे आपको नजर आएगा रेशो, और तीसरा रेशो, रेशो नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको नजर आएगा ऑर्डर, और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको नजर आएगा इसके अंदर इंटरवल, इंटरवल। ठीक है दोस्तों,
लेकिन जब मैं रेशो की बात करूं तो यहाँ पे जीरो क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है, मतलब जीरो का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यदि आपसे पूछे रेशो के अंदर क्या क्या होगा, तो तीनों चीज ये तो होंगी, प्लस में यहाँ पे आप क्या बना पाओगे दोस्तों, इनका रेशो, और जीरो का क्या कर पाओगे आप, यूज कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो ध्यान रखना है, मेजरमेंट स्केल है ये सारे के सारे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेटमेंट दी गई है दो, दोनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज रिपीटेड मेजरमेंट estimate the likely size of the change error in a single measurement। क्या कह रहा है, बार बार किए गए मापन की श्रृंखला में मापन विचलन से किसी एकल मापन की संयोजक त्रुटि से संभावित आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है दोस्तों। आप एक चीज सोच के देखो, आप किसी भी चीज पे बार बार इस तरीके से उसका डाटा इकट्ठा कर रहे हो, तो क्या उससे आप ये चीज पता कर सकते हो उसके अंदर कितने परसेंट त्रुटि है या बिल्कुल सही डाटा आ रहा है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात आपकी बिल्कुल जायज है। दूसरा, बाइज इफेक्टिव all the measurements the same way, pushing them in the same direction। पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है और उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। बिल्कुल, यदि आपने बाइज रूप से चीजों को इकट्ठा किया है तो वो एक ही डायरेक्शन में आपको मूव कराएगा, तो इसीलिए आपके दोनों के दोनों है वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िएगा ध्यान से, कोशिश कीजिए इसको करने की। ये क्वेश्चन है आपका, जो बेस है आपका एथिकल इश्यूज पे। आप जब रिसर्च करते हो दोस्तों, तो रिसर्च करते टाइम कुछ एथिक्स हैं जिनका आपको यूज करना होता है, बस उसी एथिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका निर्धारित है। पढ़िएगा इसको, देखिए। विच अमंग द फ्लोइंग वुड बी द ethical issue in the research study that involves participation of human subjects। जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है, उसमें निम्नलिखित में से कौन से नैतिक संबंधी मुद्दे सामने आते हैं। जब आप रिसर्च करते हो तो इनमें से जो नैतिक मुद्दे हैं वो कौन कौन से आपको देखने को नजर आएंगे। सबसे पहली, लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसल्ट, सुविचारित सहमति का अभाव, बिल्कुल। दूसरा, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म्स, बिल्कुल इसका भी आपको ध्यान रखना है, शारीरिक और मनोविज्ञान नुकसान ना हो। एक्सक्लूसिव इंड्यूसमेंट, अत्यधिक प्रलोभन, बिल्कुल ये भी है। एक है आपका डीब्रीफिंग, अध्ययन के बारे में जानकारी देना, बिल्कुल आप जानकारी नहीं दे सकते, तो इसका मतलब आंसर रहेगा आपका ए, बी एंड सी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एथिक्स होते क्या है, एथिक्स के अंदर आपको क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहला एथिक्स के अंदर ये होता है कि जिस भी व्यक्ति पे या जिस भी ग्रुप पे आप रिसर्च कर रहे हो या अपना डाटा इकट्ठा कर रहे हो, तो उस रिसर्च के लोगों के बारे में आपको किसी को कुछ नहीं बताना होता। दूसरी चीज, जितना भी ग्रुप आपने लिया है उस ग्रुप को ध्यान रखने का आपका काम है, उसको किसी भी प्रकार का हार्म हो, मतलब किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक रूप से परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसका किसी भी आप लास्ट में या बाद में भी उसके बारे में नहीं बताओगे किसी को भी, उसका सारा खर्च है, उसकी देख रेख जो है वो सारी की सारी आप पे डिपेंड करेगी। और ये चीजें आपको सारी की सारी रिसर्च के अंदर जो आपके एथिक्स है वो ध्यान रखने होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आंसर बनेगा आपका ए, बी एंड सी। और ये आपके पास है कुछ वे जिनसे आपको एथिक्स है वो नजर आते हैं रिसर्च के अंदर। सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट सेफ्टी। तो सबसे पहला ही काम क्या होता है, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो उस व्यक्ति को क्या करोगे, सेफ्टी प्रदान करोगे, उसको सुरक्षा प्रदान करोगे। दूसरा, मेंटेनिंग साइंटिफिक इंटीग्रिटी, मतलब उसकी इंटीग्रिटी एकता है, उसको अखंडता है, उसको बनाए रखोगे, कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं करोगे। अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, तो मानवीय जो ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी है इसका आपको ध्यान रखना है। इंश्योरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक रूप से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। बिल्डिंग ट्रस्ट इन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन, तो आपको क्या करना है, बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट को बिल्ड करना है इन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्लाइंग विद द लीगल एंड रेगुलेटिंग कंप्लियंस। तो मतलब ये है, आपको सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द रिसर्चर्स सेक्स इफेक्ट द behavior of a participant in a study,
इट रेफर्स टू, जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन को प्रभाविता के व्यवहार को प्रभावित करता है, लिंग अध्ययन के प्रभाविता के व्यवहार को प्रभावित करता है, तो इनमें से क्या कहा जाता है? तो इनमें से कहा जाता है दोस्तों बायोसोशल इफेक्ट। क्योंकि देखो सेक्स, मेल फीमेल की सेक्स की बात हो रही है तो बायोसोशल आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियो सोशल नहीं है, इन्वायरमेंटल नहीं है, तो ये आपका कौन सा है? बायोलॉजिकल। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये राजी, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसको। In observational research, the variables are actively manipulated in the environment is as controlled as possible। तो बिल्कुल गलत है ये चीज आपकी। जब आप एक्सपेरिमेंटल करते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो, तो हम उसमें डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च अलो यू टू एलिमिनेशन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी एक्सटेनियस फैक्टर्स। अवलोकन अवलोकनात्मक अनुसंधान आपको कई बाहरी कारणों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं। दोनों के दोनों आपके गलत रहेंगे दोस्तों। तो आपका आंसर रहेगा ये। तो देखिए दोस्तों, हम थोड़े से इसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या है और दूसरी क्या है एक्सपेरिमेंटल क्या है। दोनों के अंदर आपको डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। तो देखिए डेफिनेशन की बात करो तो क्या दे रखा है? ऑब्जर्व्स एंड मेजर वेरिएबल विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टडी की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उनके अंदर मैनिपुलेशन नहीं करते, मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं करते। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो दोस्तों मैनिपुलेट वन एंड मोर वेरिएबल देन डिटरमाइन देयर इफेक्ट ऑन एन आउटकम। इसमें क्या करते हो आप कि एक जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चीजों को चेंज करता है और उसके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या चेक किए जाते हैं? इफेक्ट। उसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सपेरिमेंटल। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यदि इसमें मेन बात करूं तो सारी की सारी यही चीज है, लिमिटेड कंट्रोल। कंट्रोल बहुत लिमिटेड होता है इसमें, लेकिन यहाँ कंट्रोल बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मेन ये दो ही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली तो क्या है, उसके अंदर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते, यहाँ मैनिपुलेट करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता इतना, लेकिन यहाँ पे फुली कंट्रोल होता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए कोई भी वैज्ञानिक कहीं पे भी रिसर्च कर रहा है तो वहां पे इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है, वो रूम को बंद करके वहां पे काम कर रहा होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ध्यान रखना है, कंट्रोल्ड आपको चीजों का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों पढ़िएगा, व्हेन स्टडीज ऑन अ गिवन टॉपिक लीड टू सिमिलर कंक्लूजन्स द मेजरमेंट शो। जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययनों का एक समान निष्कर्ष होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? देखो, जब सारी चीजें एक जगह आके मिले तो उसको क्या बोलते हो दोस्तों आप? अभिसारी वैधता या कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और जब अलग अलग जाती है तो उसको क्या बोलते हो? डाइवर्जेंट। ठीक है, ये कहे कि एक ही विषय पर बार बार अनुसंधान किया जा रहा है और चीजों को क्या एक समान ना जाके अलग अलग दिशाओं में जा रहा है तो वो क्या हो जाता है आपका? डाइवर्जेंट, अभिसारी। तो ये अभिसारी और अभिसारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जेंट जब चीजें एक जगह आके मिले, तो इसके बारे में देखो हल्की सी हम बात करते हैं। आंसर रहेगा आपका ए। देखिएगा, कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? मेजरिंग द सेम कंसेप्ट विद वेरी डिफरेंट मेथड। एक ही कंसेप्ट को अलग अलग तरीकों से आप जब कंसेप्ट को मेजर कर रहे हो, इट डिफरेंट मेथड यील्ड द सेम रिजल्ट। जब रिजल्ट भी क्या आते हैं आपके? सेम। और उसी को क्या कहते हैं हम? कन्वर्जेंट वैलिडिटी। बस यही ध्यान रखना है, जब अलग अलग तरीकों से आप चीजों को डिफाइन कर रहे हो लेकिन फिर भी रिजल्ट आपका सेम आ रहा है तो वो क्या है? कन्वर्जेंट। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन में था आपके पास क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी इज द डिग्री ऑफ इन विच डाटा फ्रॉम योर इंस्ट्रूमेंट आर रिलेटेड टू डाटा फ्रॉम अनदर इंस्ट्रूमेंट। जो आपने डाटा लिया है और वो दूसरे के साथ कैसे रिलेट करता है। वो दो टाइप का हो सकता है। पहला तो क्या है? कंकरेंट वैलिडिटी, डिग्री टू विच डाटा फ्रॉम योर इंस्ट्रक्शंस आर रिलेटेड टू डाटा फ्रॉम अनदर डाटा। जब आपने जो डाटा कोलेक्ट किया वो सेम डाटा उधर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? कंकरेंट। और जब प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की बात करते हैं तो डिग्री टू विच डाटा फ्रॉम यूर इंस्ट्रूमेंट प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम अनदर। जब आप फ्यूचर की चीजों को जान पा रहे हो, क्या है आपका? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो कंस्ट्रक्शन वैलिडिटी के हम बारे में बात कर चुके हैं।
कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट के बारे में बात कर चुके हैं, जब अलग अलग आप कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका सेम डाटा मैच हो रहा है तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग वैलिडिटी, तो ये साफ साफ हमें पता चल रहा है क्या है, देखो, इट इज इस्टेब्लिश्ड व्हेन बेस्ड ऑन द थ्योरी two variables are predicted to be correlated and the score obtained by the measuring them are needed to empirically founded to show। तो सारी की सारी जो देखो दोस्तों ये आपके एग्जाम का नहीं है, एग्जाम के ये हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कन्वर्जेंट मैंने बता दिया, डाइवर्जेंट मैंने बता दिया, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बता दी और प्रिडिक्टिव बता दी जो आपकी फ्यूचर के लिए आप कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते रहिएगा, चीजों को देखते रहिएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, which of the following p values would signify that a sample correct correlation coefficient is significant 1% level of significance। निम्नलिखित में से कौन सा p का मान यह दर्शाता है कि कोई प्रतिशत सहसंबंध गुणांक 1% सार्थक स्तर पर सार्थक है। दोस्तों अभी मैंने बताया था 0.005 है, वो आपको दिखाता है, तो आपका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ए। तो उम्मीद करता हूं बात आपकी क्लियर है, क्योंकि p वैल्यू अभी हमने देखी थी। नेक्स्ट, arrange the flowing scale of measurement from the simplest the most evaluate, मतलब सिंपल से लेके टॉप तक जाना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको जाना है, तो इनको आपको अरेंज करना है दोस्तों। तो देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से बात ये बताई थी, सबसे पहले आता है दोस्तों नॉमिनल, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखोगे आप ऑर्डिनल, तीसरे नंबर पे आप लिखोगे दोस्तों इंटरवल, और चौथे नंबर पे आप लिखोगे दोस्तों रेशो। ये बात मैंने अभी आपको बताई है। इसमें हम क्या करते हैं, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फेल और फीमेल और मेल के अंदर। ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, फीमेल और मेल के अंदर डिवाइड करते हैं, प्लस ऑर्डर में लगा देते हैं, इनको ऑर्डर दे देते हैं, फर्स्ट टू सेकंड थ्री फोर। इसकी बात करूं तो देखिए दोस्तों, फीमेल और मेल के अंदर प्लस यहाँ पे ऑर्डर भी आएगा, और ऑर्डर के अलावा हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, इंटरवल। और दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था जीरो आपकी क्या होती है, आर्बिट्रेरी, मतलब जीरो का कोई यूज यहाँ नहीं होता। जब रेसो में बात करें तीनों की तीनों चीज होगी, लेकिन यहाँ पे हम रेसो बनाएंगे और जीरो यहाँ पे क्या नहीं होती आपकी, आर्बिट्रेरी नहीं होती, मतलब उसका हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे आएगा आपका ये, दूसरे नंबर पे आएगा आपका ये, तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों आपका इंटरवल, और चौथे नंबर पे आएगा ये। मतलब पहले आएगा बी ए, बी ए चेक करो सबसे पहले, बी फिर ए, तो आपका आंसर क्या है दोस्तों, डी। तो देखिएगा आंसर रहेगा आपका डी। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट, अच्छे से आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ के ही आपको आंसर लगाना है बड़े ध्यान से, क्योंकि चीजें हैं वो सारी की सारी एग्जाम की हैं, जल्दबाजी हमें नहीं करनी। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ डाटा सच दैट रिसर्चर रिजल्ट अप्लाई टू situations beyond the particular sample of individuals and items observed in a single research setting refers to। दत्त का वह गुण जिससे अनुसंधानकर्ता परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों या मदों को विशिष्ट प्रतिदर्श्य से भिन्न स्थिति पर लागू होती है, तो उसे क्या कहते हैं। जब वो कर रहा है दोस्तों, देखो इसका कोई चक्कर है नहीं, ठीक है, डाइवर्जेंट का भी नहीं है, अलग अलग इनकी तो मैटर की बात ही नहीं कर रहा है, बात है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये कहता है व्यक्ति के जो मद है, जो भी उसने डाटा इकट्ठा किया, विशिष्ट प्रतिशतता से भिन्न स्थितियों में लागू होता है, अलग अलग स्थितियों में। तो दोस्तों इंटरवल ना होके वो क्या होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं हम उसको। ठीक है दोस्तों। तो जब चीजें बाहर, जब ज्यादा चीजों पे अप्लाई कर पा रहे हो तो वो कैसी है, एक्सटर्नल। ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पी वैल्यू पे। देखो पी वैल्यू पे तीसरा क्वेश्चन आया है, और ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 के, आप देख लीजिए यदि 2023 के आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो देखिएगा, समझते हैं हम इसे। रिसर्चर कंप्यूट सैंपल कोरेक्शन कोफिशिएंट 11 12 13 एंड 14, तो कितने डाटा हो गए दोस्तों, 4। 4 different samples of obtained their p values this and this respectively। कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट एट 1% इज, एक अनुसंधानकर्ता के चार अलग अलग प्रतिशतताओं को प्रदर्शित सहसंबंध के गुणांक 11 12 13 और 14 की गणना करता है, और इनमें से p का मान ये चार आते हैं, तो कौन सा सहसंबंध गुणांक 1% स्तर का सार्थक है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका रहेगा वो रहेगा R4। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इसके अंदर वैसे तो काउंट होते ही हैं।
ठीक है, क्योंकि 1% तक आपकी वैल्यू जाती है। तो आपका यहाँ रहेगा R4। R4 आपका आंसर रहेगा सही। देखिएगा दोस्तों, R4 आपका आंसर है। नेक्स्ट। ओहो, इस क्वेश्चन में भाई आंसर लगा दिया है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिएगा, द पर्पज ऑफ अ ब्लाइंड स्टडी, ब्लाइंड स्टडी की बात कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेंट फ्रॉम द फिगरिंग आउट व्हाट द एक्सपेरिमेंटर वांट्स। ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकता है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। तो पहली बात बिल्कुल सही है, ब्लाइंड स्टडी का मतलब ही है उसको पता ही ना चले क्या आप काम कर रहे हो। दूसरा इट दूसरा है इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड द पार्टिसिपेंट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन सोशल साइंस रिसर्च। बिल्कुल, ये सोशल साइंस रिसर्च के अंदर नहीं, हर जगह ये आपका वैलिड हो सकता है। तो इसका मतलब आपका पहला सही है और दूसरा गलत है। दोस्तों गलती से इसमें आंसर टिक हो गया, तो इसलिए आपको कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये रहा, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलो यू टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी एक्सटेनियस फैक्टर्स। प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाहरी कारकों को प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। बिल्कुल। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरमेंटल इज एज सो कंट्रोल एज पॉसिबल। तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे हम चीजों को कंट्रोल करके रखते हैं। तो देखिए क्या एक दूसरे से रिलेट करता है। तो क्योंकि, या विच वर्ड इसके अंदर लगा के देखिए, कोई बाहरी कारकों को प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है, क्योंकि 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 इसके अंदर हम क्या करते हैं, चीजों को एक कंट्रोल्ड, सारी चीजों को कंट्रोल रख के और एक दूसरे को मैनिपुलेट करके हम चीजों को काम करते हैं। तो इसलिए आपका क्या दे रखा है, देखिए ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और बिल्कुल दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ प्रभावित करते हैं किस तरीके से, मैनिपुलेट करके, और किस तरीके की चीजें करते हैं हम, यहाँ पे कंट्रोल्ड करके सारा काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है बहुत बार। पढ़िएगा, अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिसर्च प्रोसेस इन कलेक्टिंग ऑर्डर। आपको ऑर्डर में लगानी है, रिसर्च की प्रोसेस है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो डी आपका जहां नजर आ रहा है वो आंसर होगा, मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। दूसरे नंबर पे आप क्या करते हो, तो लिटरेचर रिव्यू किया जाता है दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे आपका आना चाहिए बी। तो देखो दोस्तों, इसमें ए है तो ये कैंसिल ही हो गया, तो आपका आंसर क्या बन रहा है, ये डी बी। लिटरेचर रिव्यू, फिर क्या करेंगे हम, डाटा का कलेक्शन करेंगे, फिर दोस्तों उसको क्या किएंगे, एनालाइज करेंगे ना फिर हम, और लास्ट में हम दोस्तों उसका क्या करते हैं, लास्ट में हम निकालते हैं उसका परिणाम। देखिएगा दोस्तों, तो आंसर आपको साफ साफ नजर आ गया, डी। तो सबसे पहले क्या होती है दोस्तों, प्रॉब्लम, फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट के बाद उस पर एनालाइजिंग करते हैं, और लास्ट में हम क्या निकाल देते हैं, उसका कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, बढ़िएगा आगे। ये आपका आंसर रहा, और ये आपके स्टेप रहे सारे के सारे। 7 स्टेप होते हैं दोस्तों। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे क्या है मतलब, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हम, मटेरियल एंड मेथड्स देखेंगे, ऑब्जर्व एंड रिजल्ट करेंगे, और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। इसको छोड़ दीजिए, जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या स्टेप बताए हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ढूंढेंगे, उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाने के बाद लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के बाद आपका अगला स्टेप आता है डाटा कलेक्शन, नेक्स्ट आता है डाटा एनालाइजिंग, और लास्ट में क्या आता है, इसका फाइनल कंक्लूजन। तो ये आपके स्टेप होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जो मैंने आपको बताई है वो बात दिमाग में आपको रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फ्लोइंग बाय ट्रेनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इन अ करेक्ट ऑर्डर। इनको आपको एक ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हम क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो इनको पढ़ना है, सिर्फ इन्हीं को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। पहले नंबर पे आप हाइपोथेसिस बनाओगे, मतलब बी आएगा सबसे पहले। ये कट गया, ये कट गया। जब आपने
हाइपोथेसिस बना ली तो फिर दूसरे नंबर पे आप बनाओगे रिसर्च डिजाइन। रिसर्च का डिजाइन तैयार करते हो दूसरे नंबर पे, मतलब लास्ट दूसरे नंबर पे आएगा आपका ई। तो आपका आंसर आपको मिल गया, ये आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस बनाई, फिर रिसर्च डिजाइन तैयार किया। रिसर्च डिजाइन के बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर डाटा प्रोसेस होगा, डाटा प्रोसेस के बाद डाटा एनालाइज होगा, और लास्ट में हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, एक रिसर्च डिजाइन के बारे में सुनिएगा होता क्या, कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसर्च डिजाइन ये होता है दोस्तों, जैसे किसी भी चीज का एक लेआउट, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते डिजाइन बनाने के बाद। जैसे आप आर्किटेक्ट आपको नक्शा बना के देता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, घर बनाते हो आप। तो बस इसी तरीके से रिसर्च के अंदर होता है, सब जो रिसर्च डिजाइन होगा ना दोस्तों, उसी के हिसाब से आपका काम होगा। जब भी रिसर्चर को कहीं भी दिक्कत आएगी तो वो उठा के क्या देखेगा, आपका रिसर्च डिजाइन। तो बस ये रिसर्च डिजाइन के बारे में आपको हल्की सी बात है वो ध्यान रखनी है। और आंसर आपको जो नजर आ रहा है दोस्तों, वो आंसर कौन सा है, देखिए ये वाला। तो सबसे पहले देखो क्या था, हाइपोथेसिस। दूसरे पे आपने रिसर्च के बारे में बात की थी। तीसरे नंबर पे डाटा की प्रोसेसिंग की थी। चौथे नंबर पे हमने एनालाइज किया था, और पांचवें पे क्या निकाला था दोस्तों, रिजल्ट। तो उम्मीद करता हूं बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17। The geographical representation of distribution is called as a frequency। आवर्ती वितरण के ग्राफीय निरूपण को कहा जाता है, तो वो होता है दोस्तों हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपका जो आयत चित्र है, वही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें समझाने का नहीं है, फैक्ट है दोस्तों, जहां जरूरत होगी समझाने की वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका सैंपलिंग पे क्वेश्चन है दोस्तों। सैंपलिंग समझाऊंगा सारी की सारी क्या होती है, देखिएगा। In which of the following sampling methods the sample is also known as an accidental samples and haphazard sampling। तो कहता है इनमें से किस निम्नलिखित प्रतिचयन विधियों में से किस में प्रदर्शित को एक संयोजक और व्यवस्थित प्रदर्शित कहा गया। तो इनमें से किसको हैपेजार्ड का नाम दिया गया है, तो दोस्तों वो है आपका कन्वर्जेंस सैंपलिंग। तो होता क्या है दोस्तों, आंसर आपका ये है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखो यहाँ आपको साफ साफ सैंपलिंग मेथड नजर आएंगे। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले बात आती है रैंडम सैंपलिंग। सुनिएगा बातों को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। जब हम रैंडम सैंपलिंग की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी के अंदर, ये सारे के सारे पॉसिबिलिटी में आएंगे, ये नॉन पॉसिबिलिटी की चीजें हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पे सभी के पास इक्वल होती है। रैंडम का मतलब मैं वैसे ही डाटा उठा रहा हूँ, ठीक है। सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि उनकी बारी आए वहां पे। जैसे यहाँ क्लास में बैठे हैं सारे के सारे, मैं वैसे उठा रहा हूँ, वो उठ जाओ, ये आ जाओ, ये आ जाओ, इस तरीके से मैंने चीजों को उठा के और इन पे मैंने रिसर्च की। तो ये मैंने यहाँ से सैंपल उठाया है। ठीक है दोस्तों, तो सैंपल कई तरीके से उठता है, एक तो पॉसिबिलिटी होती है, एक नॉन पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, पॉसिबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि क्लास भरी पड़ी है, मैं किसी को भी उठा सकता हूँ। बाइज्ड तो सिस्टम है नहीं, तो इसका मतलब जो ये रैंडम सैंपलिंग है कैसी होती है आपकी, अनबाइज्ड, बिना प्रकार की किसी प्रकार की इसके अंदर बायसनेस आपको नजर नहीं आती। नेक्स्ट होती है स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैंपलिंग। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक स्ट्राटा या रिसर्चर जो होता है वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे हर टाइप के बच्चे हैं यहाँ बैठे हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, मेल एक साइड हो जाइए, फीमेल एक साइड हो जाइए। ठीक है, या फिर मैं बाहर कहीं भी सैंपल मेरे को उठाने, तो सबसे पहले मैं ग्रुप बना देता हूँ। ग्रुप कैसे, मेल एक साइड, फीमेल एक साइड, चाइल्ड एक साइड। फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सैंपल उधर से उठा लूंगा, थोड़ा सा उधर से, थोड़ा सा उधर से। तो इस तरीके की सैंपलिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। क्लस्टरल सैंपलिंग क्या होती है, जब आपको ग्रुप पहले के पहले बने के बने मिल जाए, जहां आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तो हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं और यहाँ ग्रुप हमें नहीं बनाने पड़ते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग ये नॉन ऑब्जर्व्ड के अंदर ज्यादा आता है, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है, लेकिन इसमें दोनों से ही बात होती है। होता क्या है सुनिएगा, इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो होता है फर्स्ट, उसको हम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग उठाते हैं। जैसे मैंने कोई भी बच्चा उठा लिया, ये मान लो 3 उठा लिया, थर्ड नंबर वाला स्टूडेंट उठा लिया, तो अब उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा। कैसे, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, इस तरीके से। तो दोस्तों इसके अंदर हमें बायसनेस नजर आती है, बायसनेस हमें नजर आती है। देखो पहले आपने ये उठाया, इसके बाद एक फिक्स डाटा है ये, अब इतने के बाद ये, अब इतने के बाद ये, इतने के बाद ये, तो मतलब एक जो आपने सीरीज शुरू कर दी ना, तो उसी सीरीज में बच्चों को सैंपलिंग के लिए उठाया जाता है। तो इसीलिए ये जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों के अंदर आता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी इसके अंदर किस में लगती है, सिर्फ फर्स्ट डाटा पे,
उसके बाद ये क्या हो जाता है, नॉन प्रोबेबल। क्यों? क्योंकि वो एक मल्टीपल में काम करता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट सैंपलिंग मेथड की बात करें, ये आपके नहीं है, मल्टीपल सैंपलिंग छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है कन्विंसिंग सैंपलिंग। ये क्या था दोस्तों? इसी का नाम था एक्सीडेंटल एंड हैप्पेजार्ड, जो अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अंदर क्या होता है, जब एक सैंपल लेने वाला जो अपने अकॉर्डिंग सैंपल उठाता है, जैसे मैं मूवी देखने गया, मैंने वहीं लोगों से पूछ लिया, भाई ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, सैंपलिंग चाहिए, क्या आप कर दोगे? बिल्कुल। तो उसने फटाफट वहां पे काम करवा लिया। तो इस तरीके की सैंपलिंग को क्या बोलते हैं हम? कन्वेंशनल सैंपलिंग। एक होती है वॉलेंटरी सैंपलिंग। वॉलेंटरी सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? जब रिसर्चर एक जगह बैठ के अलग अलग मेथड से डाटा इकट्ठा करता है। कैसे? जैसे हम कनोपी लगा के कोई भी ऐड कर रहे हैं, तो लोग अपनी मर्जी से आके हमें अपना डाटा दे रहे हैं, अपनी मर्जी से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी सैंपलिंग। उम्मीद करता हूं सैंपलिंग से आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। सैंपलिंग इतने ही टाइप की होती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैंपलिंग से कोई क्वेश्चन आए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ वेदर the results of a study can be generalized beyond the specific research content relates to। यह पर्सन की क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से सामान्यकृत किया जा सकता है, संबंधित है। जब आप दूसरों से कोरिलेट कर पा रहे हो तो दोस्तों सीधी सी बात है, मेजरमेंट आप बिल्कुल नहीं, इकोलॉजिकल नहीं हो सकता। इंटरनल और एक्सटर्नल की बात होती है, जब दूसरे से कर पा रहे हो तो क्या होगा दोस्तों? एक्सटर्नल। जो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उसी क्वेश्चन को घुमा के आपके सामने दोबारा से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, बड़े ध्यान से आपको देखना है। लीजिए, जो आपका क्वेश्चन है क्लोज एंडेड क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो देखिएगा दोस्तों, वैसे हम एक बार बात कर रहे हैं क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है। क्लोज एंडेड ऑप्शन के क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर यस या नो के अंदर आपको देखने को मिलता है। जैसे मैं कहूं, भारत में लाल किला कहाँ है, तो आप कहोगे दिल्ली में सर। फैक्ट है। भारत आजाद कब हुआ, तो आप कहोगे सर 1947 में। अब मैं कहूँ 1947 में क्या स्थितियां रही, क्या परिस्थितियां रही आजादी के टाइम पे, तो दोस्तों ये जो मैंने बात पूछी है ना, अब यहाँ आप यस नो में नहीं कह सकते। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो कौन सा हो गया? ओपन एंडेड। और जब आप सभी का एक ही आंसर आ रहा है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है? आपका क्लोज एंडेड। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं इस पे और करते हैं बात। देखिएगा, they allow unusual responses that the survey researcher may not have completeness। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। ये चीज है, कंप्लीटनेस होती है उसके अंदर, ये कह रहा है नहीं होती, तो इसका मतलब ये जो है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बाकी फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। दे आर इजी फॉर इंटरव्यूइंग एंड द रिस्पॉन्डिंग टू कंप्लीटनेस। ठीक है। द reduce the possibility and variability in the recording of answer। उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तित की संभावना को कम करता है। बिल्कुल नहीं। तो ये इनमें से कौन सी नहीं है? बाकी तो है सारी की सारी, ये नहीं है। तो आपका ए जो है वो आपका आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमें जब आंसर ही मिल गया तो फालतू चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों के दोनों। मैंने क्या किया है, चीजों को मोस्टली एक ही में ले आया हूं। जैसे क्लोज एंडेड से है तो क्लोज एंडेड के आगे पी वैल्यूज के, तो पी वैल्यूज के क्वेश्चन आगे इस तरीके से। देखिए, आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ द क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, पढ़ते हैं हम इसको। इट डिफिकल्ट टू मेक फोर्स्ड चॉइस आंसर एग्जेक्टिव। इनमें से प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। तो इसमें कठिनाई थोड़ी ना होती है। हम्म, बिल्कुल सही, आराम से चीजें होती है। देयर इज लॉस ऑफ स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी इन रिस्पोंडेंट आंसर। इनमें से उत्तरों को स्वाभाविकता का ह्रास होता है। बिल्कुल सही है। दे आर टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग में होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फटाफट आप इनसे पूछ सकते हो। तो इसका मतलब ए और बी आपका आंसर यहाँ आपको नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट आपको दी गई है दो, और इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में हमें बात करनी है। पहला है, कंटेंट एनालिसिस इज एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट that seek to analyze them in qualitative terms। विषय वस्तु विश्लेषण
पर लेखों तथा पाठकों के विश्लेषण का एक उपागम है जो उन्हें गुणात्मक पदों के विश्लेषित करने का प्रदत्त करता है। बिल्कुल नहीं भाई, कंटेंट एनालिसिस है वो क्वालिटेटिव टर्म्स के बारे में बात जरूर करता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स और इनके बारे में गुणात्मक पदों के बारे में नहीं है। कंटेंट एनालिसिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड। तो विषय वस्तु विश्लेषण का बहुत पारदर्शी शोध होता है। बिल्कुल ये बात आपकी जायज है, ऊपर वाली गलत है और दूसरी आपकी सही है, तो आंसर रहेगा आपका ये। नेक्स्ट दोस्तों, जहां भी आपको लगे गड़बड़ है तो बता देना मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड। तो देखिएगा दोस्तों, हम लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प द रिसर्चर विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज और हर फाइंडिंग्स। साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्ष की व्याख्या व निर्वाचन में सहायता करता है। बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि जो लिटरेचर रिव्यू है वही उसी से तो पता लगता है। दूसरा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज नॉट ऑफ एनी हेल्प इन लर्निंग डिफरेंट theoretical एंड मेथडोलॉजिकल अप्रोच टू यूर रिसर्च एरिया। साहित्यिक की समीक्षा उसके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक व प्रविधिकीय उपागमों के उपागम में कोई सहायता समीक्षा नहीं करता। तो ये बात गलत है, यहाँ समीक्षा करता है, तो इसका मतलब देखो पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है, तो आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम वुड बी यूज इन डिपिक्टिंग द मीडियन वैल्यू ऑफ द डाटा। जब डाटा की आपको मीडियन वैल्यू दिखानी है उसको आप क्या बोलते हो, तो उसको बोलते हैं हम स्कैटर प्लॉट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों के तीनों आपके बार चार्ट, बॉक्स चार्ट, पाई चार्ट ये नहीं आते। जब आप किसी डाटा को मीडियन के बारे में बात करते हो उसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बस आज का आपका ये। देखिएगा, इफ यू वांट टू कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करना चाहते हैं, given variables have a causal relation with a second variable, you have to be able to rule out other possible causal variables. The principle of concession involved here is the, यदि आप यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि दिए गए चरों का दूसरे चरों के साथ कारणात्मक संबंध है, तो आपको दूसरे संभव के कारणात्मक चरों को खारिज करने के सामर्थ्य होना चाहिए। इसमें समविष्ट कार्य का कारण संबंधित है। जब सीधी सी बात है, जब आपको कैजुअल और इन चीजों की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम चीजों को एक दूसरे को नकारने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास इंटरनल वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, जो आपका आंसर रहेगा आंतरिक वैधता नियम। तो आंतरिक वैधता नियम के तहत आप क्या कर सकते हो, रूल है, पॉसिबल कैजुअल वैल्यूज है, इन चीजों को आप क्या कर सकते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन 25। तो ये दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन किए जो आपके सामने थे। दोस्तों ये एकेडमी के बारे में है सारा का सारा, ये हमारी लाइब्रेरी है, ये हमारे स्मार्ट क्लासरूम है, ये हमारे पीजी है यहाँ पे, और ये हमारी जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं उनकी पिक है। तो दोस्तों ये जो चीज आपने पढ़ी आज रिसर्च के बारे में, उम्मीद करता हूँ सारी बातें हैं वो आपने अच्छे से सुनी होगी। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की, लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।